देखो नया 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 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स रहेगा ये। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हीट पढ़ रहे थे ना। तो हीट में तुमको क्या क्या बताया गया? एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। हीट में तुमको हम सबसे पहले पढ़ाए थे कि थर्मोमेट्री क्या होता है, फिर थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद तुमको हम फिर बताए कि किस तरह से हीट ट्रांसफर होता है, कितना तरह का मोड होता है, ये सब हम लोग पढ़े थे उसमें। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तो उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन भी देखे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब देखे थे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग रेडिएशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी अलग अलग मोड हम लोग देखे, किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़े, ये सब हो गया था। तो अभी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। इसका बहुत सारा पार्ट्स तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो थर्मोडायनेमिक्स आज का जो मेरा क्लास का टारगेट है वो ये है कि पहले तो इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, उसके बाद थर्मोडायनेमिक टर्म्स, जैसे कि तुम्हारा कुछ कुछ टर्म्स तुमको बताया जाएगा जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होगा, जैसे सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, एडियाबैटिक वॉल क्या है, डायाथर्मिक वॉल क्या है, ये सब तुमको इसमें बताया जाएगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारा टॉपिक क्या आएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर वर्क डन बाय सिस्टम या फिर वर्क डन ऑन ए सिस्टम। और यहाँ पर क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे वर्क डन पे करेंगे, ठीक है। वर्क डन पे क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस इस पे हो सकता है। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा तुम्हारा इंटरनल एनर्जी, और फिर हीट कैपेसिटी, और फिर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ। तो ये टॉपिक्स आज हम लोग करने का टारगेट लेते हैं, देखते कर पाते या नहीं, जितना होगा करेंगे, नहीं तो फिर अगले क्लास में। समझ गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसको बोल रहे हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है तुम्हारा, जिस थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो है जिसमें हम लोग का इंटरेस्ट हो, जिस पे हम लोग स्टडी करें। जैसे सपोज करो कि तुम यहाँ पर एक गैस ले लिया और उसको क्या करना चालू कर दिया, हीट करना चालू कर दिया, तो वो गैस तुम्हारा सिस्टम है। वो गैस क्या है तुम्हारा सिस्टम, और उसके बाहर का जो भी जिसके साथ भी वो इंटरेक्ट करे या ना करे, वो क्या है तुम्हारा सराउंडिंग। तो सिस्टम हो गया जिसमें हम लोग का काम होगा, जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। और सराउंडिंग हो जाएगा उसके बाहर का। सराउंडिंग क्या हो जाएगा उसके बाहर का। तो जैसे यहाँ पर तुम देख सकता है कि यहाँ क्या दिया हुआ है, एक कंटेनर है, क्या है, एक कंटेनर है। तो इस कंटेनर में तुम ये जो देख रहा है, ये क्या वॉल्स हो गया ना, तो ये हो गया तुम्हारा एक तरह का बाउंड्री। ये क्या हो गया, एक तरह का बाउंड्री। और इसके अंदर जो भी है इस पे हम लोग स्टडी करेंगे, इसका एक्सपेंशन देखेंगे, इसका कॉम्प्रेशन देखेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम। और बाहर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। क्लियर हो गया? तो ये तुम समझ गया सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, क्या ओपन सिस्टम क्या है तुम्हारा, क्लोज सिस्टम क्या है, और आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, ठीक है। ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर कोई ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ मास और हीट, किसका, मास और हीट, इन दोनों का लेना देना हो रहा है, मास का भी और हीट का भी। अगर कोई ऐसा सिस्टम हम देख रहे हैं, जैसे ये मान लो एक गर्म पानी है, ये एक गर्म पानी है, तो ये जो गर्म पानी है इससे जो वेपर निकलेगा वो जाके सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा ना। तो वो वेपर एक तरह से क्या लेके जा रहा है बाहर, मास। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर जा रहा है, सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट किया। उसके अलावा अगर इससे देखें तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी जाके सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा। हीट इसका जो हीट है वो भी कहाँ जाएगा, फ्लो करेगा टुवर्ड्स दी सराउंडिंग, बिकॉज सराउंडिंग इससे कम टेम्परेचर पे। तो ये एक तरह का क्या हो गया, ओपन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे दूसरा, तो क्या है तुम्हारा ये क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में तुम मास का आना जाना क्या कर देगा, बंद, लेकिन हीट का ट्रांसफर होते रहेगा सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज सिस्टम। और तीसरा क्या है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब क्या हुआ कि मास का भी कोई लेना देना नहीं होगा सराउंडिंग से, और हीट का भी कोई लेना देना सराउंडिंग से नहीं होगा। क्लियर है ना, मास का कोई लेना देना, ना कोई हीट का लेना देना सराउंडिंग के साथ। उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, ठीक। आइसोलेटेड है, एकदम आइसोलेटेड।
तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आगे बढ़ो। देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और स्टेट वेरिएबल्स किसको बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, जैसे देखो, जैसे कि तुम सुना होगा प्रेशर के बारे में, है ना, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। ये सब के बिना तुम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैसे पढ़ेगा? ये सब के बिना तुम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए तुमको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में जानना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? सुनो पहले। थर्मो का मतलब होता है रिलेटेड टू हीट, ठीक है। वो ग्रीक व्रीक वर्ड से बना, उतना नहीं जानना अपन को यहाँ, ठीक है। थर्मो का मतलब रिलेटेड टू हीट और डायनेमिक्स का मतलब रिलेटेड टू फोर्स या प्रेशर, यही मतलब होता है, ठीक है। तो कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पर तुम क्या कर रहा है कि हीट दे रहा है, क्या कर रहा है? हीट दे रहा है। तो लगातार अगर तुम कहीं पे हीट दे रहा है तो उस हीट का एक तरह का क्या है, वो एनर्जी का फ्लो है ना। हीट क्या? एनर्जी का फ्लो। हीट मतलब कि एनर्जी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो अगर तुम किसी सिस्टम में कंटिन्यूअसली हीट दे रहा है तो वो हीट लेकर के कुछ वर्क करने लायक बन जाएगा। नहीं समझा? या फिर तुम किसी सिस्टम में वर्क कराओ, ठीक है, तो वहां से क्या होगा? हीट एनर्जी फ्लो होगा। जैसे तुम साइकिल में हवा भरता है तो तुम देखना जो उसका पंप होता है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि तुम कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ वर्क कर रहा, जिसके चलते वहां पे हीट जनरेट हो गया, हीट एनर्जी फ्लो होने लगा सिस्टम से सराउंडिंग में। बोलो समझ आ रहा है? वो हवा वाला पंप क्या हो गया? तुम्हारा सिस्टम, और बाहर जो भी है वो क्या हो गया? सराउंडिंग। तो जब तुम कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा तो उसमें सिस्टम से सराउंडिंग में कुछ एनर्जी फ्लो होने लग गया, वही क्या हो गया? तुम्हारा हीट एनर्जी फ्लो होने लग गया। समझ आ रही बात? अब अगर मान लो कोई ऐसा सिस्टम हम ले रहे हैं जिसमें कि एक चैम्बर लिए और उसमें डाल दिए गैस। एक चैम्बर में क्या डाल दिए? गैस। तो वो गैस को हम हीट करना चालू कर दिए। तो जब हम उस गैस को हीट करेंगे ना, तो वो हीट एनर्जी को लेकर के क्या होना चालू हो जाएगा? एक्सपैंड होना चालू हो जाएगा। तो जब वो एक्सपैंड होगा तो उसी का यूज हम किसी वर्क में कर लेंगे। नहीं समझ आया? जैसे तुम किसी कंटेनर में गैस ले लो और उसको एक पाइप से होते हुए पिस्टन से बना करके टरबाइन में कनेक्ट कर दो। जब वो गैस एक्सपैंड होगा तो टरबाइन घूमेगा, जब गैस कंप्रेस होगा तो टरबाइन फिर घूमेगा। ऐसे ऐसे होने से क्या होगा? टरबाइन भी कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा। आ रहा समझ में? तो इसका एक डायग्राम हम तुमको दिखाते हैं। देखो पहले, देखो यहां पर देखो, दिख रहा है? यहां तुम क्या देख रहे हैं कि ये हीट कर रहे इसको। तो हीट जब हम इसको कर रहे हैं तो हीट करने से क्या हो रहा है? गैस एक्सपैंड हो रहा है। तो जब गैस एक्सपैंड हो रहा है तो ये जाकर के इसको घुमा रहा है ऐसे, और जब कॉम्प्रेस हो रहा है तो भी घुमा रहा है। एक्सपैंड हुआ ना, ऐसे घुमा, फिर नीचे गया तो फिर खींचा, तो ये कंटिन्यूअसली ये तो घूमता ही रहेगा ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हीट दे करके क्या करा दे रहे? वर्क करा दे रहे। हम हीट दे के वर्क करा दे रहे। तो अगर हम हीट दे के वर्क करा दे रहे हैं यहाँ पर, तो वर्क करा के हीट नहीं पा सकते क्या? पा सकते हैं ना। तो यही सबका स्टडी तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स में है। समझ आ गया बात? चलो, हाँ, तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जिसमें क्या आएगा? प्रेशर आएगा, वॉल्यूम आएगा, टेम्परेचर आएगा, ठीक है। ये सब क्या है? स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट। अगर हम किसी गैस का बात कर रहे हैं, गैस का बात कर रहे हैं, तो वो जो गैस है उसके बारे में कुछ बताना है तो तुमको उसका प्रेशर पता होना चाहिए, उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो जब तक तुमको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब पता ही नहीं रहेगा तो तुम क्या बताएगा किस स्टेट में है वो गैस, कैसा है, कुछ बता पाओगे इसके बारे में? तो अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को पढ़ना है या समझना है या किसी थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में बात करना है तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इस तरह के कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफाइन करे जाएंगे। और इनको क्या बोलेंगे हम लोग? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। समझ गया? इनका चेंज भी देखा जाएगा, इसीलिए इसको वेरिएबल बोला जा रहा है। जैसे तुम कुछ हीट एनर्जी दे रहा सिस्टम में या सिस्टम से कुछ हीट एनर्जी ले रहा है तो इनका चेंज भी देखा जाएगा, इसीलिए इसको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या हो गया? थर्मो का मतलब हो गया तुम्हारा रिलेटेड टू
हीट कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ हीट है ना, हीट टू वर्क, वर्क टू हीट, ये क्या हो गया थर्मोडाइनमिक्स। और वेरिएबल मतलब जो चेंज होगा। तो जब तुम कोई भी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस करेगा, हीट से वर्क लेगा, वर्क से हीट लेगा, तो उस समय क्या होगा, कुछ क्वांटिटीज़ है जो प्रॉपर्टीज़ है जो चेंज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स। जिसमें कुछ एग्जांपल क्या आ गया तुम्हारा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये हम लोग को हेल्प करेगा बताने में कि जो गैस है उसका स्टेट क्या है। समझ गया? चलो अब इसको दो टाइप में बांट देंगे, क्या क्या, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स और इंटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव से तुम समझ रहा होगा एक्सटर्नल, इंटेंसिव से तुम क्या समझ रहा होगा, इंटरनल। तो इसको समझने के लिए देखो हम तुमको अभी एक एग्जांपल देते हैं, उससे तुम समझ पाएगा, ध्यान से देखो। तो देखो इसमें हम तुमको समझाते हैं। ये एक गैस चैम्बर है, ठीक। अभी इस गैस चैम्बर में ये पूरा सिंगल चैम्बर है, ठीक है। फिर थोड़ा देर बाद इसमें क्या कर दे रहे हम, पार्टीशन कर दे रहे। पहले पार्टीशन किया हुआ नहीं था, शुरू में क्या था, पूरा एक ही चैम्बर था, गैस चैम्बर। फिर बाद में हम बीच से क्या कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे। तो अगर हम इसके बीच से पार्टीशन कर देंगे तो पहले का जो सिस्टम है और अभी का जो सिस्टम है, ये दोनों सेम है या फिर इसमें कुछ अंतर है? हमको ये बताओ कि पहले सिस्टम बड़ा था या अभी बड़ा है? पहले सिस्टम ज़्यादा बड़ा था या अभी बड़ा है? पहले सिस्टम बड़ा था, अब क्या हो गया, सिस्टम छोटा हो गया, दो पार्ट में बढ़ गया सिस्टम। नहीं, तो तुम बताओ कि इनमें से क्या क्या चेंज हो जाएगा पहले के रेस्पेक्ट में? मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल्स इधर चला गया और आधा मॉलिक्यूल्स इधर, मास चेंज हो गया, ठीक। दूसरा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, पूरा वॉल्यूम को दो पार्ट में बांट दिए ना भाई, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। उसके बाद प्रेशर कैसे चेंज होगा, पूरा कंटेनर का जो प्रेशर था वही तो दोनों तरफ अभी भी रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। डेंसिटी भी चेंज कहाँ से होगा, जो गैस उधर है वही गैस इधर है। तीसरा, टेम्परेचर भी कैसे चेंज होगा, तुम थोड़ी ना हीट एनर्जी दे रहे या फ्लो करवा रहे यहाँ से, नहीं। इंटरनल एनर्जी हम आगे पढ़ाएंगे, उसमें तुमको बताएंगे इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है NCV डेल्टा T, जिसमें N होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले जितना नंबर ऑफ मोल्स था एक कंप्लीट सिस्टम में, उतना ही अभी भी है, तो बदल जाएगा। समझ गया? तो यहाँ पर तुम ये समझो, अब तुम इसको रीडिंग करो, तुम अपने समझ जाएगा, मेरे को कुछ बोलना भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंसिव वेरिएबल दोज विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, और इंटेंसिव वेरिएबल दोज विच डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। साइज पे कौन कौन डिपेंड किया और कौन कौन डिपेंड नहीं किया, हो गया। यही एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में अंतर है। क्लियर है? डाउट है? चलो ठीक है। आगे क्या तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स NCV डेल्टा T। पहले का अगर हम लेते हैं पूरा कंप्लीट चैम्बर का, तो उसमें जितना नंबर ऑफ मोल्स था, अभी आधा में भी उतना ही नंबर ऑफ मोल्स है। बोलो, नहीं समझ आ रहा है? जो भी तुम्हारा U होगा यहाँ पे, NCV dt होता है ना जी, डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है NCV डेल्टा T। U अगर लिखना है तो U का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं ना, U का वैल्यू होता है N FR/2 इंटू T। अरे आगे पढ़ाएंगे हम, N FR/2 इंटू T, जिसको डेल्टा U में लिख देते हैं NCV डेल्टा T। तो N जब देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, जितना पहले इतने बड़े चैम्बर में जितना मोल्स था, इस चैम्बर में भी उतना ही मोल्स है क्या, तो फिर चेंज हो गया ना। तो हाँ, कोई डाउट है और बोलो, और किसी को डाउट है, किसी को डाउट? चलो आगे देखो। ये नहीं बताना यार, ये क्या इक्वेशन अब क्या क्या लिख के ले आया हूँ। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तो तुम समझ चुके हैं क्या है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या तुम्हारा, व्हेन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम चेंजेस, जब किसी सिस्टम का स्टेट चेंज होगा। स्टेट का मतलब तुमको बता दिए, रिलेटेड टू प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जब किसी भी सिस्टम का स्टेट
चेंज होगा तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो उसके साथ एसोसिएटेड लाइक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को जब हम पढ़ेंगे तो बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। अब आते थर्मल इक्विलिब्रियम का बात करते हैं, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का बात हम करते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे तो तुमको समझ आएगा, ठीक। तो देखो इसको एग्जांपल से समझाते, तुम लोग समझ आ रहे हैं सर? चलिए, हाँ देखो यहाँ पे ये तुम्हारा एक गैस चैम्बर ए है और ये क्या गैस चैम्बर बी। तुम देखो यहाँ थर्मोमीटर लगा हुआ दिख रहा है, इसमें ज़्यादा टेम्परेचर है और इसमें कम टेम्परेचर है, क्लियर है, ठीक। अब देखो तुमसे एक सवाल हम यहाँ पूछेंगे, जब हम नोट करेंगे तो ये चलना फिरना बंद कर देगा। हाँ तो देखो एक सवाल तुमसे पूछेंगे, जैसे इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि तुम ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो। ये वर्ड तुम किस में सुना है? मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स में पढ़े थे। मैकेनिक्स में अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है, इसका क्या अर्थ होता है? अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, दैट मीन्स उस पर लगने वाला नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक। और अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स कि उस पर लगने वाला नेट टॉर्क जो है वो जीरो है। तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क जब जीरो होता है तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में, क्लियर है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इज रिलेटेड टू हीट, ठीक। अब जैसे हम देख रहे हैं कि गैस ए, क्या देख रहे हैं? गैस ए और गैस बी, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, कुछ वॉल है। तो ये जो वॉल है तुम्हारा, ये वाला, ये मान लो कैसा वॉल है? एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब हीट का आना जाना इससे नहीं होगा। तुम इस दीवार के पार चला जाएगा, हाँ चल जाएगा, इस दीवार के पार चला जाएगा क्या? ये एक तरह का बॉल है, ये तुमको इस तरफ से उस तरफ जाने नहीं देगा, ये मास को इधर से उधर जाने नहीं देगा। क्या साउंड को जाने देगा या नहीं? हाँ साउंड को जाने देगा। ठक ठक ऐसे मारो, उधर का आदमी सुन के आएगा क्या हुआ। तो यहाँ पे तुम्हारा जो साउंड है वो ट्रैवल कर जाएगा, लेकिन मास इधर से उधर नहीं जा पाएगा, समझ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर हीट जो है वो अगर इस तरफ से इस तरफ जा पा रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि एडियाबेटिक नहीं है। और हीट अगर इधर से उधर नहीं जा पा रहा, मतलब ये वॉल कैसा वॉल हो गया? एडियाबेटिक या नॉन कंडक्टिंग, आसान भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है, इंसुलेटेड बोल सकते हैं। बीच में जो लगा हुआ एक और वॉल देख रहे हैं यहाँ, तो ये भी कैसा वॉल है? मान लो एडियाबेटिक। और इधर जितना वॉल है सब कैसा है? तो कहीं भी हीट का आना जाना हो पाएगा? तो जब कहीं भी हीट का आना जाना नहीं हो पाएगा तो जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है इसका बदलेगा क्या? इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदलेगा क्या? तो हम बोलेंगे गैस ए इज इन इक्विलिब्रियम। नहीं समझ आया? और हम बोलेंगे गैस बी इज इन ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है? गैस ए इक्विलिब्रियम में है कब? जब उसका स्टेट वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। गैस बी थर्मल इक्विलिब्रियम में जब उसका स्टेट वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, समझ गया। तो ए और बी जो दोनों है वो क्या है? अभी थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्या एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है? ऐसा हम नहीं बोल रहे, वो हम देखेंगे बाद में, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? किस में देखेंगे? जीरोथ लॉ। अभी बस हम थर्मल इक्विलिब्रियम समझा रहे हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहाँ पर जो स्टेट वेरिएबल्स है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, वो चेंज नहीं करेगा। और ये चेंज तब नहीं करेगा जब हीट का आना जाना नहीं है। अगर इससे हम हीट को बाहर जाने देते तो एनर्जी लॉस करता ही है, हीट के द्वारा एनर्जी फ्लो के बाहर चला जाता है, हो सकता है इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, नहीं होता। क्लियर है? तो इस तरह से हमको देखना है कि हमको उसको एकदम क्या कर देना, आइसोलेटेड। अगर हम आइसोलेटेड कर दिए तो उसका हीट बाहर सराउंडिंग से तो कोई लेना देना होगा नहीं, आइसोलेटेड है वो। वॉल्स लगा दिए, कैसा? एडियाबेटिक वॉल्स। तो जब हम ऐसा कर दिए तो उसके पास जो भी हीट एनर्जी है वो बाहर देगा या बाहर से अंदर लेगा? क्या नहीं लेगा।
तो उसका जो स्टेट वेरिएबल है वो चेंज करेगा इसमें? नहीं चेंज करेगा। आ रहा समझ में? क्लियर है? नहीं है क्लियर? तो ये इसको बोलते थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हम बोलेंगे कि ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्लियर है? अब इसको मिटा के हम कुछ और बताते हैं इसमें। जैसे देखो, अब हम क्या करते, थोड़ा सा चेंजेस करते। क्या करते? थोड़ा सा चेंजेस ये करते कि इस वॉल को बना देते हैं कंडक्टिंग। क्या बना देते हैं? कंडक्टिंग। अब ये कंडक्टिंग का मतलब होता है हीट एनर्जी। अभी डायाथर्मिक आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो कंडक्टिंग मतलब हो गया कि जिससे हीट एनर्जी इधर उधर जा पाएगा। और इसको भी क्या बना देते हैं? कंडक्टिंग। बोलो क्लियर है? और बीच वाला को बना देते हैं एडियाबेटिक। क्लियर है? अब तुम हमको बताओ कि क्या ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है? क्या बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है? नहीं। समझ गया? अच्छा, क्या ए बी के रिस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में है? यही तो नहीं सुनना था। थोड़ा दिमाग लगाओ। मास और वॉल्यूम वो भी, प्रेशर और वॉल्यूम वो भी लॉस कर रहा है, ये भी लॉस कर रहा है। अगर टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर सेम। देखो, इस सिस्टम के बाहर क्या है? इस सिस्टम के बाहर सराउंडिंग है। तो अगर इस सिस्टम के बाहर सराउंडिंग है तो ए जो है वो वॉल तो कंडक्टिंग था, ए धीरे धीरे सराउंडिंग के बराबर पे आ गया, और बी भी धीरे धीरे सराउंडिंग के बराबर पे आ गया। तो भाई ए भी सराउंडिंग के बराबर जा चुका है और बी भी सराउंडिंग के बराबर जा चुका है, तो ए और बी बराबर नहीं हुआ है। तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। तुम बस इसको देख रहा है, इसको। अरे भाई, ये इसके साथ मिल चुका है। किसके साथ? सराउंडिंग में। ये किसके साथ आ चुका है? थर्मल इक्विलिब्रियम में, सराउंडिंग के साथ। तो जब ए थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ चुका है सराउंडिंग के साथ, बी थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ चुका है सराउंडिंग के साथ, तो ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं करेगा। यही जीरोथ लॉ में पढ़ेंगे हम लोग। समझ आ रहा है? तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जनरली क्या होता है कि जो स्टेट वेरिएबल्स है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसमें चेंजेस हम लोग नहीं देखेंगे, तो गैस को बोलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? अब एक और मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम का हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें ऐसा बोल देते हैं कि दो बॉडीज का अगर टेम्परेचर सेम है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम, ऐसा भी बोलते हैं ना। तो ये कंपैरिजन है, ये कुछ इंडिविजुअलिटी का बात नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कंपैरिजन का बात हो रहा है ए और बी में। जैसे ए का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, बी का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस। अगर हम ए और बी को ला दे कांटेक्ट में, तो क्या ए से बी में हीट फ्लो करेगा? तो फिर तो वही बात हो गया कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो बोलेंगे ए और बी क्या है? आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। कंफ्यूजन हो रहा है या डाउट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे? टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल। दो सिस्टम का बात हो रहे हैं। तो दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा? इफ देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ हीट बिटवीन देम व्हेन दे आर ब्रॉट इन टू थर्मल कॉन्टैक्ट। यही तुमको अभी बताएं। क्लियर है सबको? कोई डाउट है? कुछ पूछना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहाँ आ गए हम लोग? हाँ, वही बात कर रहे थे अभी हम लोग। जैसे हम देख पा रहे कि एडियाबेटिक एंड डायाथर्मिक वॉल्स। अभी ये एडियाबेटिक और डायाथर्मिक वॉल्स हम लोग समझते क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर तुम क्या देख पा रहा जी? वुडन वॉल है, और इधर क्या है? मेटल वॉल। तो वुडन वॉल एक तरह का इंसुलेटिंग वॉल है। जैसे तुम देखना, बहुत सारा लोग जो ठंडा जगह पे रहता है ना, वो लकड़ी का घर बनाना प्रेफर करते हैं। जैसे जिस देश में बर्फबारी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो वो लोग घर जनरली बनाने का कोशिश करेगा लकड़ी का। समझ गया? उससे फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? कि हीट का लेना देना इधर उधर से होगा नहीं। ऐसा नहीं करेगा 100%, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हीट जो है वो इस तरफ से उस तरफ नहीं जाएगा। ठीक? तो वुडन जो है वो, वुड जो है वो तुम्हारा एक तरह कैसा वॉल है? एडियाबेटिक। लेकिन अगर मेटल है तो डायाथर्मिक। समझ रहे हैं? जैसे हम घर बनाए सीमेंट, बालू, छड़, है ना, तो ये घर में क्या होगा कि ठंडा ज़्यादा लगे, इसमें हीट का इधर से उधर आना जाना चलते रहेगा।
ठंडा का टाइम है, अभी हीट बाहर से अंदर घुस रहा है, ठीक है। हीट एनर्जी का फ्लो, सॉरी हीट एनर्जी जो है वो बाहर से अंदर से बाहर चला गया, तो ये स्केप कर गया, रूम ठंडा हो गया। गर्मी के टाइम में देखना, जो एकदम टॉप फ्लोर पे रहता है उसका छत पूरा गर्म हो जाता है, हैं? पूरा गर्मी लगता होता है ना सर। तो ये सब तुम्हारा क्या एक तरह का वॉल्स है। वॉल्स मतलब बाउंड्री, वॉल्स का मतलब बाउंड्री। तो एडियाबेटिक वॉल वो है जिसमें कि तुम्हारा हीट आना जाना नहीं करेगा, और मेटल वॉल जैसे उसमें क्या होगा, हीट का आना जाना लगा रहेगा। तो ये कैसा वॉल है, डायाथर्मिक। तो डायाथर्मिक का मतलब एक तरह से आसान भाषा में कंडक्टिंग, और एडियाबेटिक का मतलब आसान भाषा में इंसुलेटिंग, आइसोलेटेड। समझ गया ना? आगे बढ़ो। हाँ, अब आगे हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये देख लो एक बार क्या हो रहा है अब धीरे धीरे। अरे रंग बदल गया, लेकिन जो मतलब है वो समझो ना भाई। देखो ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि कांटेक्ट में धीरे धीरे दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। उसी तरह से बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में था, लास्ट में सबका कलर सेम हो गया, मतलब ए बी सी सब आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो सबसे पहले आया था फर्स्ट लॉ, फिर आया सेकेंड लॉ, उसके बाद आया जीरोथ लॉ, ठीक है। वो लोग सोच भी नहीं किया था पहले जीरो, तीसरा लिखेगा तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि इससे टेम्परेचर डिफाइन होते हैं, समझ रहे हैं। जब टेम्परेचर के बारे में आइडिया लगा, बाद में लगा, तो वो उसको थर्ड नहीं बोला, वो लोग क्या बोल दिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और कुछ निकाला तो -1 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और जितना भी लॉस दिया गया है वो एक जनरल कंक्लूजन है, आम लोगों का, आम जो पब्लिक है उनका ओपिनियन, और साथ में कंक्लूजन, उसके हिसाब से ये लॉज एस्टेब्लिश किया गया। समझ गया बात? नहीं समझा बात? जैसे अभी यहाँ पर मान लो 50-60 लोग बैठा है, ठीक है, और एक आदमी बोला कि अभी रात है, सब उसका बात मान लिया। एक आदमी क्या बोला, अभी रात है, सब उसका बात मान लिया। इसका उल्टा हो सकता था कि एक आदमी बोलता कि अभी दिन है, और बाकी का 49 लोग मिलकर उसको पीट देते, ठीक। फिर एक आदमी बोलता अभी दिन है, फिर बाकी का 49 लोग उसको मिलकर पीट देते। फिर तीसरा आदमी बोलता अभी दिन है, फिर उसको बाकी 49 लोग मिलकर पीट देते। तो ऐसा करने से कोई बोलेगा दिन है? तो क्या धारणा बन जाएगा कि इसको रात बोलेंगे और जो रात होगा उसको। तो ऐसा जनरल कुछ कंक्लूजन होता है ना भाई। देख रहे हैं, जो हमेशा हम देख रहे हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, ये सबको ही देख रहा है, सब इसी के बारे में बात कर रहा है। तो फिर हम लोग क्या करने लगे, एक कंक्लूजन निकालने लगे, और उसके हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स का लॉज बना। तुमको कैसे पता कि इसको दिन बोलते? तुम बचपन से वही सुनते आया है? मतलब अचानक से एक दिन सपना आया कि ये दिन बोलेंगे और उसको रात बोलेंगे, या ये एक धारणा है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं? वही तो इसी तरह से लॉज यहाँ पे जितना भी स्टेब्लिश हुआ है ये सब वैलिड है, और ये सब कुछ हम लोग देख पा रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करके क्या बना दिए, लॉज बना देख रहे। अब हम देख रहे कि ए और सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, दोनों का टेम्परेचर सेम है। ए और सी में हीट फ्लो हम नहीं देख पा रहे। फिर बी और सी भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो फिर हम तो ये भी पता कर लेंगे ना कि ए और बी का भी तो भाई वही हाल है, तो बना दिए लॉ। तो क्या बोला यहाँ पे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम with the third system C, then A and B are in thermal equilibrium with each other. बोलो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा और हम डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। देख भाई, हाँ देखो, ये क्या सी है, ए है और बी। ये कैसा बॉल है,
डायाथर्मिक। ये कैसा वाला है? एडियाबेटिक। ये एडियाबेटिक हो गया और ये हो गया डायाथर्मिक। अब ध्यान से देखना कि ए और सी में कुछ होगा 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 ना। धीरे धीरे ए का टेम्परेचर अगर टी है तो इसका भी टेम्परेचर सेम, उसी तरह से बी और सी में भी कुछ होगा और इनका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कॉमन। तो भाई कौन नहीं बोलेगा कि ए और बी भी सेम टेम्परेचर पे? कोई समझ आ रहा है? या इसको एक और तरीका से हम समझा सकते हैं, देखो। तो चलिए यहाँ पे देखो, ये डायाथर्मिक वॉल और ये एडियाबेटिक। इधर इधर हीट एक्सचेंज तो होगा नहीं, इधर तो होगा ना। तो ए और सी में हुआ, फिर बी और सी में भी हुआ, दोनों धीरे धीरे क्या आ गया? थर्मल इक्विलिब्रियम में। ए किसके साथ? सी के साथ, और बी किसके साथ? सी के साथ। अब हम क्या किए कि हम इस वॉल को क्या बना दिए? एडियाबेटिक। और इसको क्या बना दिए? डायाथर्मिक। और हम देख रहे ए और बी में कुछ हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। हाँ सॉरी, ए और बी में देख रहे कुछ हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा। तो इससे अरे इसमें कैसे होगा भाई? ये काम पहले हो चुका है ना। ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है, फिर वहीं घूम फिर के चल गया। इसके बाद है वो। अच्छा, हम ही नहीं बताए क्या? पहले ये हुआ और बाद में ये हुआ, बाद में ये हुआ। अब ठीक है, तो पहले क्या हुआ? ए और सी में हीट एक्सचेंज हुआ ना, और फिर बी और सी में हीट एक्सचेंज हुआ ना। अब इसको बना दिए एडियाबेटिक। इसको क्या बना दिए? एडियाबेटिक। अगर इसको एडियाबेटिक बना दिए और इसको डायाथर्मिक, तो हम देख रहे हैं ए और बी में कुछ हो ही नहीं रहा। इसका क्या मतलब है? ऑलरेडी दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। जीरो लो, यही तो बताना चाह रहा था कि ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और बी भी। और क्या चाहिए तुमको? जीरो लो। आगे बढ़ते हैं। कहाँ आगे हम लोग? अच्छा, फर्स्ट लो। फर्स्ट लो अच्छा चीज है। फर्स्ट लो देखो क्या है। काला ही दिख रहा है या है होंगे। हाँ नहीं तो उससे क्या हो रहा है? लाइट बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, तुम लोग को दिक्कत होगा। चलिए कहाँ आ गए हम लोग? फर्स्ट लो। देखो 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 देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना क्या हो रहा है। शुरू से देखेंगे। हाँ अभी शुरू हुआ। देखो यहाँ पे अभी आग नहीं जल रहे, आग नहीं जल रहे, आग जला तो ये मॉलिक्यूल्स को हीट मिला तो ये धीरे धीरे क्या हो गया? एक्सपैंड हो गया। क्लियर है? यही है फर्स्ट लो। अब इसको मतलब समझते, इसका मतलब समझते। देखो अगर किसी सिस्टम में, ये सिस्टम है ना रे, तो ये हो गया तुम्हारा सिस्टम और ये हो गया सराउंडिंग। तो सिस्टम को हीट दिया जा रहा है। हीट लेने के बाद वो मतलब पूरा एकदम अपना होश आवास खो देगा, पूरा वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। उसका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो वो चाहेगा दूर दूर हो जाए, दूर दूर हो जाए तो क्या होना चाहिए? फिर एक्सपैंड होना चाहिए। यही होगा। तो ये जो एक्सपेंशन हुआ, ये कैसे हुआ? ध्यान से देखो। पहले तुम कुछ हीट दिया, ये हीट गिवन है, क्या तुम्हारा? हीट गिवन। ये क्या है तुम्हारा? हीट दिया, हीट ले रहा है। हीट लेने के बाद यहाँ दो चीज हो रहा है। उसका अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है ना यार। तो काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी। ये आगे हम तुमको और डिटेल में पढ़ाएंगे कि इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या रोल है, नहीं है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे 2-4 स्लाइड्स के बाद। अभी तुमको बस ये याद रखना है कि जो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का बात हो रहा है वो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी का बात हो रहा है, अगर आइडियल गैस है तो। ठीक है, नॉर्मल गैस है तो वहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी भी देखा जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, वो आगे आएगा, वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। अभी बस इतना जानो कि जो भी हीट हम दिए यहाँ पे,
जो भी हीट हम दे रहे हैं यहाँ पे, ये हीट किसमें, ये हीट क्या है, डेल्टा क्यू, हीट गिवन क्या है, डेल्टा क्यू। अब ये जो हीट गिवन डेल्टा क्यू है, ये दो काम में यूटिलाइज हो रहा है। पहला कि इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया, क्या कर दिया, पहला इस सिस्टम को इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया, और दूसरा कि इसमें कुछ काम हो गया। अरे ये पिस्टन ऊपर उठा तो काम नहीं हुआ क्या, तो काम वही तो हुआ ना, पिस्टन ऊपर उठा तो क्या हुआ, वर्क हुआ। समझ आ रहा है। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो भी हीट आप यहाँ पे दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम एंड, क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट्स दैट द नेट हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ एंड वर्क डन। बोलो समझ आ रहा है, क्लियर है। ये फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, इसके बारे में आगे में चर्चा होगा बहुत अच्छा से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। डेल्टा क्यू, क्यू के बारे में तो कर चुके हैं हीट में हम लोग, क्यू नहीं पढ़े एमसी डेल्टा टी, तो वही वाला क्यू है यहाँ पे। बोलो समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, ये आ गया साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखो इसको याद कैसे रखना वो बताने जा रहा हूं। इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। तुम जो इस तरह से हंस रहा ना, हमको बहुत अजीब लग रहा है, क्या हुआ है? अरे कुछ है तो बोलो भाई। नहीं है ना सर, रहता तो बोल देते हैं। हीट एडेड टू दी, अगर किसी सिस्टम में हम हीट दें, जैसे अभी पिछला डायग्राम तुमको दिखाए थे, तो इसमें हम क्या दे रहे थे, तो अगर हम इसमें हीट दे रहे थे तो ये क्या कर रहा था, इंटरनल एनर्जी इसका बढ़ रहा था और ये एक्सपैंड हो रहा था। क्या हो रहा था, एक्सपैंड। तो अगर किसी सिस्टम में हीट देना मतलब क्या, पॉजिटिव हुआ ना, डेल्टा क्यू। पहले हीट एनर्जी था मान लो 5 जूल, और अब देने के बाद 8 जूल हो गया, तो चेंज इन एनर्जी तो 3 जूल होगा ना प्लस में। समझ रहा बात। अब कोई आदमी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। क्या है उसके पास, बहुत सारा पैसा है उसके पास। इसका मतलब कि उसको पैसा दिया गया है ना, वो पॉजिटिव में है ना। हाँ, कोई आदमी भिखारी है, उसके पास लोन है, कर्ज है, मतलब ओवरऑल मिला के कुल संपत्ति उसका नेगेटिव में, मतलब उसका पैसा छीन लिया गया ना। हाँ, तो किसी सिस्टम में अगर हीट दे रहे हो, दैट मीन्स कि उसका पैसा बढ़ रहा है ना। किसी सिस्टम से हीट ले रहे हो तो उसका पैसा घट रहा है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ गया कब होगा। उसके बाद वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हारा लिखना है पी डेल्टा वी। क्या लिखना है, पी डेल्टा। तो वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब ये अगर यहाँ पर डेल्टा वी मतलब क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। अगर तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, दैट मीन एक्सपेंशन हुआ ना। वॉल्यूम का चेंज पॉजिटिव है तो बढ़ा ना वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ना को एक्सपेंशन बोलेगा या कॉम्प्रेशन बोलेगा। तो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीजेज में वर्क डन पॉजिटिव लेंगे। वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। वही अगर मान लो कि गैस को कॉम्प्रेस कर दिए, कॉम्प्रेस, तो गैस को जब कॉम्प्रेस करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो घट जाएगा ना। तो वॉल्यूम अगर घट रहा है तो वर्क डन क्या लेंगे, नेगेटिव। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेस, देखो डेल्टा यू का फॉर्मूला आगे आएगा, कैसे आएगा बताएंगे। तो डेल्टा यू इक्वल टू आएगा NCV। बताओ इसके हिसाब से बताओ तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर फॉल होगा डेल्टा यू नेगेटिव होगा। समझ रहे बात। तो ये तुमको साइन कन्वेंशन इस तरह से याद रखना है। पहला वाला तो इजी है, पहला वाला इजी है, पैसा के मामले में याद रखो, वो तो याद रहेगा, पैसा है ना। दूसरा वाला वर्क डन के लिए फॉर्मूला याद रखो, वर्क डन पी डेल्टा वी। वॉल्यूम बढ़ा, गैस एक्सपैंड किया, वर्क डन पॉजिटिव हुआ। वॉल्यूम कम हुआ, कॉम्प्रेशन हुआ, वर्क डन नेगेटिव देखने को मिला। तीसरा वाला NCV डेल्टा टी से याद रखो।
n नंबर ऑफ मोल्स है, CV है तुम्हारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आगे बताएंगे इसके बारे में। डेल्टा टी क्या तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर, तो इस हिसाब से हमको याद रखना है सब। क्लियर है? आगे बढ़ो। कहाँ आ गए हम लोग? हाँ देखो देखो क्या हो रहा है। तुम हमको बताओ, पहला में वर्क डन हो रहा है कि नहीं, दूसरा में वर्क डन हो रहा है कि नहीं? पहला में वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? दूसरा में वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव? तो पहला में वर्क डन पॉजिटिव है, है? पहला में वर्क डन क्या पॉजिटिव और दूसरा में नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसमें एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब इसमें कॉम्प्रेस, ऊपर में वजन रख दिए, ऊपर में पत्थर रख दिए, ठीक है, ईटा पत्थर रख दिए ऊपर, तो ईटा पत्थर रख दिए तो उसका वजन से ये क्या होगा, दब जाएगा ना, तो दब जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और इसमें क्या हो रहा है, हीट दे रहे, तो हीट दे रहे तो इसमें क्या होगा, हीट लेके वो एक्सपेंड कर जाएगा। तो दोनों केस में हम देख सकते हैं कि इसमें वर्क डन इज पॉजिटिव, इसमें वर्क डन इज नेगेटिव, इसमें वॉल्यूम इंक्रीजेज, इसमें वॉल्यूम डिक्रीजेज। बोलो क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब हम तुमको यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं वो देखो, क्या बताने जा रहे थे हम इसमें? हाँ याद आ गया। हाँ वही जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल से ये सिस्टम है, ठीक है, ये क्या कर रहा है ना कि ये ऐसे करके ऐसे इसको उठा दिया, तो ये वर्क डन बाय सिस्टम। नहीं समझा? अभी थोड़ा देर पहले हम तुमको बताए थे वर्क डन बाय सिस्टम क्या था, पॉजिटिव। क्यों था समझ आ गया? अब यहाँ पर देख रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैस को ऐसे करके, ऐसे सराउंडिंग के द्वारा उसको जबरदस्ती पुश करके दबा दो। वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, पॉजिटिव और वो नेगेटिव। तो इस तरह से याद रखेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आ रहा समझ? अब हम यहाँ पे तुमको इसका फॉर्मूला निकाल के दिखाते हैं, जो अभी यूज किए थे ना, P डेल्टा V। अरे अभी यूज किए थे ना P डेल्टा V, वर्क डन इक्वल टू, तो वो कैसे आता है ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या दिख रहा तुमको, क्या दिख रहा है? कंटेनर दिख रहा है। ये तुम्हारा क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर को हीट दिए, हीट देने से क्या हो गया कि जो पिस्टन यहाँ था वो उठ के यहाँ चला गया, मतलब थोड़ा ऊपर चला गया, तो कितना वॉल्यूम चेंज हो गया, एरिया इनटू हाइट। अगर किसी कंटेनर में पिस्टन यहाँ था, हीट किए, हीट लिया, इंटरनल एनर्जी बढ़ा, उसका वर्क डन होगा, क्योंकि जो हीट देते हैं वो दो पार्ट में यूज होते हैं। पहला क्या था, एक होगा वर्क डन और दूसरा होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी चेंज होने से क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बढ़ जाएगा, वो चाहेगा कि हम सब दूर हो जाए एक दूसरे से। समझ गया बात? तो उसके चलते वो एक्सपैंड करना चाहेगा, एक्सपैंड करेगा। गैस यहाँ वर्क कर रहा है, वर्क इज डन बाय द गैस, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। हाँ, वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ, इंक्रीज। तो मान लो इतना हाइट ऊपर चला गया, डेल्टा एक्स, कितना हाइट ऊपर चला गया, डेल्टा एक्स, तो वर्क डन हो जाएगा, तो वॉल्यूम का चेंज हो जाएगा, एरिया इनटू हाइट, सिलेंड्रिकल एरिया इनटू हाइट। तो जो भी यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। बोलो क्लियर है? अब हम यहाँ पर जो फोर्स जानते हैं, फोर्स क्या होता है जी, प्रेशर इनटू एरिया। अब ये क्या है और क्यों है, देखो, जब इस गैस मॉलिक्यूल्स का हीट अगर ये ले रहा है तो इसका प्रेशर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इसका प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये जो प्रेशर यहाँ इंक्रीज हुआ है ना, यही प्रेशर क्या करेगा ना, इस एरिया पे लग के इसको ऊपर उठा देगा। जैसे ये जो तुम्हारा चैम्बर है, इस चैम्बर में क्या हो रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स के चलते प्रेशर बढ़ा। अरे तुम भाई एक सिलेंडर लो, ठीक, गैस सिलेंडर, LPG गैस सिलेंडर, ठीक,
एलपीजी गैस सिलेंडर लो, इसमें मान लो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, प्लग, नॉब बोलते हैं, नॉब जो भी बोलो, रेगुलेटर नॉब कुछ ऐसा बोलते हैं। मान लो यहाँ कुछ डिफेक्ट है, डिफेक्ट होने से क्या हुआ कि यहाँ से गैस लीक हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो गैस लीक हो रहा है इसमें आग लगी, ठीक। तो आग लगने से क्या होगा ना कि ये जो सिलेंडर है ये बहुत ज़्यादा बाहर से हीट होने लगेगा, हीट होने लगेगा, हीट होने लगेगा, हीट होने लगेगा, अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि लास्ट में वो ब्लास्ट कर जाएगा। समझ रहा बात? यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, यहाँ गैस नहीं फट रहा बस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तुम इसको हीट दे रहा तो अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, तो अंदर का जो प्रेशर बढ़ा तो उसके चलते वो पिस्टन को ऊपर धक्का मारेगा कुछ फोर्स के साथ, वो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। चलो ठीक है, अब हम वर्क डन इक्वल टू जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फोर्स कितना है, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा, इसको क्या लिख देंगे, वही तो बक रहे थे हम कि वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू, समझ आ गया, वेरी गुड। अब देखो इसको थोड़ा सा इंटीग्रल के फॉर्म में भी समझ लेते हैं, ये समझ आ गया ना सबको, थोड़ा सा इसको इंटीग्रल के फॉर्म में समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज हम एक स्मॉल एलिमेंटल इंक्रीज इन वॉल्यूम देखते हैं, मतलब वॉल्यूम में बहुत छोटा चेंज देखते हैं, और इनिशियल वॉल्यूम होता है VI, इनिशियल वॉल्यूम VI और फाइनल वॉल्यूम VF, तो टोटल वर्क डन कैन ऑल्सो बी रिटन एज द इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। बोलो समझ आया? ये ज़्यादा यूजफुल होगा जब तुम्हारा प्रेशर चेंज करेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल यूज, प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम देख रहे हैं, हो गया। अरे जैसे ये मान लो एक्सपेंड करना चालू हुआ, तो एक्सपेंड करने से क्या होगा कि उसके अंदर का प्रेशर कांस्टेंट हो गया, मान लो सपोज कांस्टेंट है, जैसे ही थोड़ा प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम चेंज हो गया, जैसे ही थोड़ा प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम चेंज, तो इस तरह से करके वो प्रेशर को क्या रखेगा, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। तो उस केस में तो ये यूज हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तब जा करके हम लगा देंगे PdV, सेम फॉर्मूला है, वो भी P डेल्टा भी है, ये भी P डेल्टा भी है, लेकिन उसमें हम क्या ले रहे, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम ले रहे, जिस रेंज के लिए प्रेशर को कांस्टेंट माने, और उसी को इनिशियल टू फाइनल हम इंटीग्रेट कर दिया। अगर मेरा प्रेशर वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तब हम यहाँ पे प्रेशर के जगह P डेल्टा V के जगह PdV रखेंगे, स्मॉल एलिमेंट चेंज लेंगे वॉल्यूम में, और उसको इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे। बोलो समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, PV ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, जिसको इंडिकेटर डायग्राम बोला जाएगा। और ये हम लोग आगे जब प्रोसेसेस पढ़ेंगे ना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। इधर क्या है, प्रेशर है, इधर क्या है, वॉल्यूम। तो जब हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना रहे हैं, तो ये कैसा है, डिक्रीजिंग स्लोप, कुछ ऐसा है, ऐसे है ना जी, स्लोप यहाँ ज़्यादा है ना, धीरे धीरे कम हो गया ना। तुम पढ़ा होगा आइडियल गैस में PV इक्वल्स टू, ठीक है। अगर हम कोई ऐसा प्रोसेस ले जिसमें कि टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेते हैं, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो अगर कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, कर्व। जैसे हम देख पा रहे हैं कि मान लो हम कर दिए वॉल्यूम को जीरो, क्या कर दिए, वॉल्यूम को जीरो, तो प्रेशर इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर हम प्रेशर को जीरो कर दे तो वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा, वही तो बता रही है। प्रेशर, वॉल्यूम को जीरो कर दिए, प्रेशर इनफाइनाइट, प्रेशर को जीरो कर दे रहे तो वॉल्यूम इनफाइनाइट। तो इसीलिए हम ऐसा कुछ ग्राफ बना के तुमको समझा रहे हैं। अलग अलग हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, PV डायग्राम स्ट्रेट लाइन हो सकता है, PV डायग्राम हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वो हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। अभी ये जनरल ग्राफ है, ठीक है। बस हमको यहाँ पर ये बताना है कि अगर हम इसके बीच का कहीं का भी एरिया निकाल लें, मान लो वॉल्यूम मेरा इनिशियल कितना था और फाइनल कितना था, तो अगर मेरा वॉल्यूम इनिशियल V1 था और फाइनल V2 था,
तो उस केस में इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम अगर हम जा रहे हैं तो मेरा प्रेशर भी तो कुछ चेंज हुआ है, हाँ प्रेशर चेंज हुआ है ना। तो ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, नहीं समझ में नहीं आएगा फिर। मान लो हम एक छोटा सा वॉल्यूम यहाँ ले ले रहे हैं जिसका वैल्यू कितना dV। अब इस छोटा सा वॉल्यूम के लिए प्रेशर तो कांस्टेंट ही माना जाएगा ना। तो ये प्रेशर कितना है, कांस्टेंट है, कितना है P। तो अगर हमको इसका एरिया चाहिए तो क्या लिखेंगे हम, P dV। तो ये तो भाई वर्क डन हुआ ना, स्मॉल वर्क डन हुआ ना। बोलो समझ आ रहा है। अब अगर हमको पूरा V1 से V2 जाना है, मतलब टोटल वर्क डन निकालना है, तो इसी को इंटीग्रेट कर दो भाई V इनिशियल से, मतलब एक तरह से यहां से लेकर के यहां तक का एरिया निकाल देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है? अब इसको फिर से एक बार डायग्राम को देखो। जो भी एरिया है यहाँ पर वो क्या तुम्हारा वर्क डन। तो पीवी डायग्राम का अगर एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। बोलो क्लियर है? हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का बात करते हैं। चलिए, पहला है वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। सो वर्क डन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचे हम, एक जगह से दूसरे जगह अगर हम पहुंच रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मेरा अलग अलग वैल्यूज आ रहा है अलग अलग रास्ते से जाने पर, ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक तरह का पाथ फंक्शन। जैसे ध्यान से सुनो, तुमको याद होगा फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। अगर हम एक पॉइंट ए से बी तक जाते हैं और अलग अलग रास्ते से जाते हैं तो हर केस में फ्रिक्शन सेम तो नहीं लगेगा। तो जो वर्क डन हम निकालेंगे फ्रिक्शन के द्वारा अलग अलग रास्ते में जाने पर वो तो अलग अलग आएगा ना। लेकिन ग्रेविटी का बात करो, ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, तुम पॉइंट ए से बी पे जाओ, एक बार सीधा चल जाओ, एक बार पूरा दुनिया घूम के चल जाओ, एक बार सीढ़ी चढ़ के चल जाओ, एक बार रस्सी पकड़ के चल जाओ, लेकिन तुम कहाँ से कहाँ जा रहे, ए से। बस तुमको ये देखना है कितना हाइट ऊपर गया, क्या देखना है, कितना हाइट ऊपर गया, ये नहीं देखना है किस रास्ते से गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स is not dependent on path, it only depends on the initial and final position। तो यहाँ पर जो वर्क डन हम लोग ले रहे हैं, वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन ऑन द गैस, यह क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, ना कि स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होता तो केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता वो। बोलो क्लियर है? उससे मतलब ही नहीं होता कि हम कैसे अचीव किया उस स्टेट को। आ रहा समझ में? जैसे हम पॉइंट ए पर हैं, बी पर चलेगा, हम उस स्टेट को किस तरह से अचीव किए हैं ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मेरे लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का महत्व नहीं है इसमें, इसीलिए इसको बोल रहे पाथ फंक्शन। हम किस तरह से उस स्टेट पे पहुंचे ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कुछ समझ आ रहा है? तो ये पाथ फंक्शन। अगला क्या है, ये तो भाई कोई भी बच्चा बता दे। चेंज इन वॉल्यूम 0, वर्क डन 0। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस वर्क डन पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव बता दिए। हाँ देखो, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज पॉजिटिव इफ साइकिल इज क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव इफ साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब समझाते हैं। कितना लोगों को ये पहले से पता है? बोल भाई, कितना लोग पहले से पता है? हैं? कैसे होता बताओ? हाँ देखो, जैसे मान लो हम एक पीवी डायग्राम लेते हैं। देखो इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम है, फिर एक और पीवी डायग्राम लेते हैं। दो पीवी डायग्राम हम ले रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, एक ऐसा ग्राफ है और एक ऐसा ग्राफ। तुम हमको बताओ कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब ध्यान से देखो,
अगर हम यहाँ पर वर्क डन निकालना चाहते हैं तो पीवी डायग्राम का एरिया यही वाला है ना, तो इस एरिया को कैसे निकाला जाएगा, इस एरिया को ऐसे निकाला जाएगा। एक तो हो जाएगा ऊपर वाला कर्व, ये कर्व है तो इसके नीचे पूरा एरिया ये है, और दूसरा कर्व नीचे है, तो ये वाले कर्व के नीचे का एरिया कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक है। तो पहले हम बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे तो ये एरिया आ जाएगा ना, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो क्लियर है? यहाँ पर ध्यान से देखो, ए से कहाँ गए थे हम, ए से बी गए, फिर बी से ए आए, यही था ना। फिर हम यहाँ जा रहे ए से बी, और फिर कहाँ से बी से ए। ध्यान दे रहे हैं? यहाँ ध्यान दो, अगर हम ए से बी गए तो पहले इसको लिखेंगे, इसके अंडर का एरिया। फिर हम अगर बी से ए जा रहे हैं तो इसके अंडर का एरिया लिखेंगे ना, तो इसमें से छोटा वाला में से बड़ा वाला घटाएंगे तो नेगेटिव ही आएगा। नहीं समझ आया? तो साइक्लिक प्रोसेस अगर है, दोनों साइक्लिक प्रोसेस है, और वर्क डन इज पॉजिटिव इफ साइकिल इज क्लॉकवाइज। यहाँ वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि ए से बी फिर बी से ए, तो ज्यादा का एरिया में से कम का एरिया को घटाने का इधर है। और इस वाला केस में क्या है, नेगेटिव, क्योंकि साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है। तो ए से बी जा करके फिर बी से ए आना है, ए से बी जा करके बी से ए आना है। ए बी का नीचे का एरिया ये वाला छोटा वाला में से बड़ा वाला घटाएगा तो नेगेटिव आएगा ना। तो इस तरह से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते, कहाँ आगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन। फ्री फोकट का फॉर्मूला प्रैक्टिस कराने के लिए हम डाले थे। हाँ हो गया ना। चलो जो नहीं बना पाया जल्दी से बना दे रहे, एकदम बिजली की रफ्तार। देखो पहला तो तुमको क्या निकालना है कि वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी लिख दो ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी। 2 मोल 8.3 और डेल्टा टी 127 और 27 100 हो गया। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 1 जीरो बचेगा, 1 जीरो खा जाएगा। हो गया पहला का। दूसरा, ये पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी आएगा जैसे जैसे आगे बढ़े। अभी पढ़े ही क्या है, 1 घंटा तो इधर आओ। तो अभी 1 घंटा तो पढ़े ही हम लोग, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो वर्क डन, दूसरा में वर्क डन क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी डेल्टा वी। प्रेशर बोला था 100 पास्कल, 100 किलो पास्कल, तो 100 इंटू 10 का पावर 3 पास्कल। और डेल्टा वी देखो तुम्हारा 1000 सीसी और 2000 सीसी। तो सीसी मतलब होता है 1 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, 10 का पावर माइनस 6 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो 2000 में से 1000 गया तो डेल्टा वी कितना गया, 1000, और इंटू 10 का पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 5, 5 में से 1 गया 6, 5 में से 6 गया 1, और 1 और इधर आ गया 1 जीरो और चल गया 100। बोलो समझ गया? आगे बढ़ते, दूसरा सवाल बनाइए जल्दी। जिसको समझ नहीं आएगा पूछ सकता है, पूछने के लिए बिल्कुल भी माना नहीं है। एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ए से बी, बी से सी, सी से एज शोन इन द पीवी डायग्राम। इवैल्यूएट द टोटल वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। सिंपल है, एरिया निकाल, बहुत आसान क्वेश्चन। एरिया कौन है, एरिया यही है ना, यही है ना एरिया। तो ये एरिया ट्राइंगल है भाई। ये लेंथ कितना है, 3 से v, v से 3v 2v। ये हाइट कितना है, p से 4p 3p। तो हाफ इंटू वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहां से तुम्हारा हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 2 कट गया, 3p भी आया आंसर। हो तो गया, अरे हो तो गया। इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ। ये प्रेशर तुम्हारा क्या 10 का पावर 5 के टर्म्स में दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब 2 इंटू 10 का पावर 5, इसका मतलब 4 इंटू 10 का पावर 5, इसका मतलब 6 इंटू 10 का पावर 5। इधर वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो तुमको बेसिकली यहाँ पर वही काम करना है जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, समझा। तो पहले हमको किस में वर्क डन चाहिए, ए से बी में। तो अगर मेरे को वर्क डन चाहिए ए से बी में तो पी डेल्टा वी ही तो लिखना है। प्रेशर देखो ए से बी तक कांस्टेंट है, देखो
कितना है 12 इंटू 10 का पावर 5 डेल्टा वी 1 से 7 6 इंटू 10 का पावर -3 क्योंकि लीटर में था वो, मीटर क्यूब में बदलने का, इधर मीटर क्यूब में नहीं बदलेगा कैसे लिखेगा, समझ गया ना। तो ये हो गया। अब आगे आते हैं, वर्क डन इन ए से बी इक्वल टू 12 चके 72 और 5 में से 3 चल गया, 2 बचा, 7200 जूल। कितना लोग सही है? दूसरा देखो, देखो दूसरा, हाँ 0 कहां से कहां, बी से सी, बी से सी कोई वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ ना, बी पर वॉल्यूम 7 लीटर और सी पे भी वॉल्यूम 7 लीटर, प्रेशर भले चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया नहीं, तो वर्क डन कैसे होगा, वर्क डन होगा ही नहीं, नहीं हुआ। तीसरा सी से डी नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, वर्क डन फ्रॉम सी टू डी, पी डेल्टा भी करो, प्रेशर कितना है इधर 2 है ना, तो 2 इंटू 10 का पावर 5 और इधर में देखो 7 से 1 जा रहे, 7 से 1 जा रहे, 7 से 1 जा रहे, -6 इंटू 10 का पावर -3, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और इसका 2 0 1200 जूल, समझ गया। लास्ट में डी से ए, डी से ए जाओ, कोई वॉल्यूम चेंज हुआ, जब डी से ए में कोई वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ तो वर्क डन 0 हो जाएगा। बोलो समझ गया, डाउट है? लास्ट में क्या बोला है, वर्क डन इन दी कंप्लीट साइकिल, सबको जोड़ दो 6000 समझ आ गया ना, 6000 सबको जोड़ दो ना। चलो आगे बढ़ते, किसी को डाउट है तो बोलिए। देखो साइक्लिक प्रोसेस है, पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, क्लॉकवाइज है, वर्क डन लास्ट में पॉजिटिव आएगा तुम्हारा कितना +6000। अगला सवाल दे रहे, चलिए देखो कौन कौन बना लिया, कौन कौन बना लिया, बहुत लोग बना लिया, अच्छी बात है। सबका आंसर -P0 है, ठीक, वेरी गुड। देखिए हम बता रहे कैसे बने। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 1 एज शोन इन द फिगर। आल्सो कैलकुलेट द वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस 1 2 3 1। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस कहाँ से चल रहा है, 1 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। ये एरिया निकालने पर वर्क डन आ जाएगा। हम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना देखेंगे, V0 से 2 V0 V0, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना देखेंगे, P0 से 3 P0 2 P0, तो हाफ इंटू वर्क डन इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा P0 V0। हाँ माइनस होगा क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क क्या होता है, नेगेटिव, दैट इज वाई वर्क इज इक्वल टू -P0 V0। अगर तुम ये भूल जाओ तो तुम क्या करना, देखो हम बता रहे, अगर तुम ये भूल जाओ तो तुम क्या करना कि यहाँ पर ये आगे जाके इधर कहीं काटेगा ऐसे, तो इसका एरिया निकाल लेना नीचे का, एक तरह का ट्रेपेजियम है, और इसका एरिया नीचे का निकाल लेना, ये एक तरह का स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का है, तो इसका एरिया आराम से लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो आ ही जाएगा ना, और इसका एरिया ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो उससे आ जाएगा ना। तो छोटा वाला में से बड़ा वाला को घटाना, क्योंकि पहले 1 से 2 जाएंगे, बाद में 3 से 1 जाएंगे, और 2 से 3 में तो कोई वर्क होगा ही नहीं। बोलो समझ आ रहा है? ये क्या है, 3 से 1। बताओ इसका हाइट कितना है, P0, इसका हाइट कितना है 3 P0, इसका लेंथ कितना है V0। ध्यान से देखो, ये जो वर्क अगर हम 3 से 1 निकालेंगे तो P डेल्टा भी करेंगे, प्रेशर कितना है भाई, प्रेशर 3 V0, नहीं प्रेशर कांस्टेंट नहीं ना है यहाँ, सॉरी P डेल्टा भी क्यों कर रहे, एरिया, हाँ गलती वो मेरे से, माफ करो। तो यहाँ पे एरिया निकालो, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स P0 प्लस 3 P0, 4 P0 इंटू हाइट V0, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 P0 V0। तो ये जो वर्क है ये क्या होगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है यहाँ पे 3 से 1 में। ठीक हो गया ये। दूसरा,
अब ये एक और इसके नीचे का चाहिए होगा 1 से 2 तक, तो ये वाला एरिया निकालो, तो इसका P नॉट इसका V नॉट, तो 1 से 2 का वर्क कितना हो गया जी? P नॉट इंटू V नॉट एरिया हो गया। 2 से 3 में तो कोई वर्क होगा नहीं, 2 से 3 में वर्क क्या होगा? 0। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? W1 से 2 प्लस W2 से 3 प्लस W1 3 से 1, ये P नॉट V नॉट माइनस 2 P नॉट V नॉट और ये 0, तो क्या हो जाएगा? माइनस P नॉट V नॉट। ऐसे भी कोई चाहे तो निकाल सकते हैं। बोलो समझ आ रहा है? कोई डाउट है? 2 तरीका बता दिए तुमको, यहाँ तुमको जैसे ठीक लगता है वैसे निकाल लो। आगे बढ़ते हैं। कहाँ टाइम हुआ क्लास का? कहाँ 11:20 तक रहते हैं और 10 मिनट हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। 11:30 हैं? कहाँ हुआ अभी? स्टार्टिंग में आपने 8 टॉपिक बोले। नहीं, अभी दिखाया क्या? नहीं, अभी इंटरनल एनर्जी ये सब बाकी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये सब बाकी है, कर ही लेते हैं। हाँ, कहानी वानी अगले दिन सुनेंगे, आज जितना पढ़ रहे उसका मेकअप अगले दिन कर लेंगे हम लोग। चलिए क्या बताने वाले थे? देखिए इंटरनल एनर्जी, जैसे तुम जानता है, यहाँ पे हम तुमको 2 चीज बताएंगे। एक इंटरनल एनर्जी फॉर एनी जनरल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और एनी जनरल टाइप ऑफ गैस, और दूसरा हम तुमको बताएंगे इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस। ठीक, जैसे अगर सपोज करो कि हम इंटरनल एनर्जी का बात कर रहे हैं इन जनरल, तो उसमें तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है, देख रहा है, ये मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, आपस में एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। किस फोर्स के साथ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसकी वजह से जो एनर्जी ये रिटेन किया है, इसकी वजह से जो एनर्जी इसके पास है, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी है एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन। यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय UP। P का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, समझ गया? U पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा एनर्जी ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। जब किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो ये जो ऐसे होता है, यही क्या हो जाता है? उसी को तो बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तुमको जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा रहे थे तो उसमें तुमको एक फॉर्मूला बताया था काइनेटिक एनर्जी का, 3/2 RT, 3/2 KT। नहीं पढ़ा था? के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो उसमें तुमको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर जब किसी गैस का बढ़ाओ, बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और वाइब्रेशन के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि मॉलिक्यूल्स के पास 2 तरह का एनर्जी, एक क्या है? मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, और एक मॉलिक्यूलर एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन। तो एक हो गया तुम्हारा UK और एक हो गया UP। तो अगर हम बात करेंगे कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल के पास या एक्चुअल में गैस के पास कितना टोटल एनर्जी है, तो UK प्लस UP। नहीं समझ आया? UK प्लस UP। ठीक है, लिख दे रहे। एक हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी और एक इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो यहाँ पर हो जाएगा, टोटल इंटरनल एनर्जी जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा UK प्लस UP। बोलो क्लियर है? तो यहाँ तुम पढ़ लेना कि टोटल एनर्जी क्या सिस्टम का, मॉलिक्यूलर मोशन और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो एनर्जी होगा वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगा, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होगा वो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। इन दोनों का सम जो होगा वो मॉलिक्यूल का टोटल इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। नहीं समझ आया? डाउट है? और इंटरनल एनर्जी इज स्टेट वेरिएबल। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे वर्क डन इज नॉट ए स्टेट वेरिएबल, इट इज अ पाथ डिपेंडेंट। लेकिन इंटरनल एनर्जी इज ए,
कहाँ से कहाँ जाना है बस वही मतलब रखेगा। कैसे जा रहे कोई मतलब नहीं। तुम एक जगह से दूसरे जगह कैसे जा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। किस डायरेक्शन से जा रहा, किस पाथ से जा रहा, कोई मतलब नहीं इंटरनल एनर्जी को। बस वो देखेगा कि अभी किस स्टेट में है मॉलिक्यूल्स और फाइनली किस स्टेट में होगा मॉलिक्यूल्स, किस तरह से उस स्टेट को अचीव किए, उससे इंटरनल एनर्जी को कोई लेना देना नहीं। बोलो समझ आ रहा है? नीट में टॉप करो, चोरी करके करो, क्वेश्चन लीक करके करो, टॉप करो, ये करना नहीं है, अपराध है। लेकिन जब टॉप कर जाओगे तो सब यही देखेगा कि टॉप करिए। कैसे किया किसी को कोई मतलब नहीं। बाद में पकड़ा गया तो अलग बात। समझ आ रहा है? ये करना नहीं है, ये अपराध है। ठीक है। बहुत सारा जो असामाजिक तत्व होता है वो लोग क्या करता है कि अलग अलग चीज, अलग अलग तरह का डिवाइस ववाइस लगा के चला जाता है। हाँ हाँ, लेकिन वो सब करने से कोई फायदा नहीं है। वो एक तरह से तुम क्या कर रहा, समाज में गंदगी फैला रहे है कि नहीं। ऊपर से पकड़ा गया तो और बेइज्जती, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। तो वो सब तो नहीं करना है। जो भी है तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा मेहनत, उसके हिसाब से तुम्हारा मार्क्स आएगा। ठीक है। तुम ढंग से पढ़ेगा तुम्हारा मार्क्स कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक। जो एनटीए का चेयरमैन भी आ जाएगा वो भी नहीं बोलेगा कि तुमको मार्क्स नहीं दे पाएंगे। तुम ऑनलाइन एग्जाम देगा अगर जेई में, ठीक है, तो उससे ज़्यादा सेफेस्ट मोड हम बोलेंगे तुम्हारा पेपर वाला होगा। क्योंकि उसमें भाई तुमको कंप्यूटर के सामने बैठना नहीं है। सबसे बड़ा हेडेक तो कंप्यूटर के सामने बैठने वाला है, मूड खराब हो जाएगा पहले। ठीक है। उससे क्या होता है कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस फील करेगा। कंप्यूटर के सामने बैठ के एग्जाम देना ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील होता है। मेरा अपना कुछ ऐसा विचार है, तुम्हारा पता नहीं, तुम्हारा भी शायद ऐसा ही हो। तुम पेन पेपर पे एग्जाम देगा तुमको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। ठीक। ऊपर से बार बार स्क्रीन स्लाइड नहीं करना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में जाना तो भाई सोचो कौन सा कहाँ दी, इधर सिंपल क्वेश्चन पड़ा हुआ है, OMR पड़ा हुआ है, बना लो, टिक मारो, खत्म। मस्त चीज़ है। OMR शीट का एग्जाम मस्त है। आ रहा समझ में? तो घपला वफला ज़्यादा होता है लेकिन इधर। तो ये समझ आया तुमको? क्या रख लेते हैं? जो देते ना सॉल्व करने के वो हाँ हाँ। सर देते बहुत खराब क्वालिटी का पेन। 2 रुपया 2 रुपया वाला कलम देता है। लड़ लो, झगड़ा कर लो वहाँ। नहीं, वो तुमको एग्जाम देने से नहीं रोक पाएगा। अगर तुमको कलम अच्छा नहीं दिया है, बैठने का जगह अच्छा नहीं दिया है, जहाँ बैठा वहाँ तुमको अनकंफर्टेबल फील हो रहा, उठ के चिल्लाने लगो। क्या मजाक है ये सब? नहीं, वो तुमको एग्जाम देने से रोक ही नहीं सकता है। ये तुम्हारा अधिकार है, तुम एग्जाम देगा। अरे कोई आदमी जेल में रहता है ना तो उसको एग्जाम देने के लिए सब लेके जाता है। तुम तो स्वतंत्र आदमी है भाई। बात समझ रहे? तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा सिचुएशन हो कि तुम एग्जाम देने गया है, तुम जहाँ बैठा तुमको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, चेयर टेढ़ा ऐसे बैठा है, उसके बाद जहाँ बैठा है वहाँ तुम मान लो कि तुमको बहुत ज़्यादा हवा लग रहा है लेकिन तुमको उतना हवा नहीं चाहिए, तो बोलो कि सर ये मेरे को डिस्टर्ब है, हम तबीयत खराब हो जाएगा, हम कैसे एग्जाम देंगे, इतना हवा चल रहा है, बंद करवाइए पंखा। करेगा वो बंद? ना करे तो हल्ला करो, चिल्लाने लगो, उठो और चिल्लाना चालू कर दो। जैसे ही एग्जाम का समय होगा वो तुमको कुछ नहीं बोलेगा, भले उससे पहले डांट ले, गाली दे, जो भी। जैसे एग्जाम का बेल लगेगा उसके बाद वो तुमको कुछ नहीं बोलेगा। अगर बोल रहा तो सीधा जाकर कंप्लेन कर दो कि मेरा टेस्ट ये आदमी खराब किया। क्योंकि वहां वैसे भी कैमरा वैमरा लगा रहता है, ऐसा तो कुछ छुपेगा नहीं। तुम तो कुछ असामाजिक काम नहीं कर रहा था ना, तुम अपना प्रॉब्लम बता रहा था ना कि मेरा पेन नहीं चल रहा है, मेरे को शीट नहीं दिया है, जहाँ बैठे वहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, तो ये सब तुम बताओ। क्योंकि सबसे पहला चीज वो तुमको कुछ लेके जाने दे नहीं रहा अंदर,
सबसे, अरे भाई कोई बच्चा अगर एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो गेट पे ही तुम उसको पूरा एकदम नहीं होता है फ्रस्ट्रेट, है खोलो आईडी दिखाओ, ये आराम से बात करो, थोड़ा प्यार से बात। वो तेरे को गेट पे ही पहले, तुम अगर मेरे साथ एक बार क्या हुआ सुनो, हम एक बार एग्जाम देने गए तो गेट पे गए, सबसे पहले तो लेट पहुंचे, सब अंदर जा चुका था, हम अकेले वहाँ पे। तो वहाँ पर एक थोड़ा सा नहीं होता है कि हीरो टाइप आदमी, ऐसे वाला आदमी, तो ऐसे वाला आदमी ऐसे खड़ा था, तो ऐसे वाला समझ गया ना, तो ऐसे वाला आदमी खड़ा था। तो हम गए, तो सबसे पहले तो हम पूरा टोपी वोपी चश्मा मुंह कान बांध के गए थे, तो वो सब खुलवाने लगा, ऐसे कैसे जा सकते हैं, ऐसे नहीं जाना है। ठीक है, ऊपर से मेरा दाढ़ी वाड़ी पूरा बड़ा हुआ, बोलता है आपका फ़ोटो लग ही नहीं रहा है। हम बोला हम ही है। उसके बाद बोलता है कि क्या है घड़ी वड़ी बेल्ट सब, बेल्ट में क्या लगा के जाएंगे, बेल्ट में क्या टांग लेंगे हम। उसके देखो हम गए थे अकेले एग्जाम देने, अब अकेले एग्जाम देने गए हैं तो पर्स वर्स रहेगा, बैग वैग भी रहता है, तो पर्स में पैसा रहता है, तो जनरली हम कंफर्टेबल फील नहीं करते कि उसको बैग में डाल दे, क्योंकि मान लो कोई बैग चुरा के भाग गया तो मेरा पर्स पैसा तो बचेगा। तो वो बोला कि पैसा डाल लीजिए पॉकेट में जितना ज़रूरत है, और बाकी पर्स को डाल लीजिए बैग में और रख दीजिए। इतना कुछ करवाया मेरे को, एक तो ऐसे ही हम लेट थे। उसके बाद बोलता है कि डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ, तो हम बोले लिखा हुआ है। तो उसको लग गया खराब, इस बात पे वो थोड़ा सा नहीं होता, लोड ले लिया, मेरे को सुनाने लगा पूरा। हम बोले जब लिखा हुआ है तो तुम आई कार्ड किस बात पे देख रहे हो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, लिखा हुआ वहाँ। तुम मेरे से आई कार्ड मांगा, हम आई कार्ड दिए, तुम फिर बोलता डेट ऑफ बर्थ बताओ, नाम बताओ। अरे लिखा हुआ वहाँ पे, पढ़ो ना, पढ़ो वहाँ पे। तुम एडमिट कार्ड तुम्हारे हाथ में है, आई कार्ड हम दे चुके हैं, मैच करके देखो ना भाई। मतलब हम किसी और के जगह एग्जाम देने आए तो डेट ऑफ बर्थ भी रट के नहीं आएंगे, तो बहस हो गया, तो मूड तो वहीं खराब हो गया थोड़ा। देखो आदमी का इमोशन और फीलिंग्स, तुम कितना भी बच लो उसमें तुम जकड़े ही जाओगे, ठीक है, कोई साधु पुरुष तो है नहीं हम। तो थोड़ा उस टाइम मूड वूड हो गया खराब मेरा, फिर उसको मैनेज करते 15-20 मिनट मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो ये सब होगा, तो ये सब के लिए मेंटली प्रिपेयर होके जाना। ऐसा नहीं कि वहाँ जाने के बाद कोई कुछ बोल दिया लोड ले लिया, जैसे हम ले लिए थे। लोड लेना ही मत, एकदम चिल, पूरा एग्जाम देने बैठना, जूता मोजा खोल के हाथ वाथ उठा के एकदम मस्त बैठना, ठीक है। लोड नहीं लेना है, नहीं तो क्या होगा कि किसी और का नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा होगा। मेरे साथ हुआ ऐसा, हम थोड़ा लोड ले लिए, वहाँ बहस हो गया उससे मेरा। और जो उस टाइप का आदमी लोग रहता है वो लोग का तो भाई लगता है कि कहाँ उड़ रहा है हवा में। हाँ? हमको उस टाइप का, हम देखो भाई तुम लोग स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत लोगों का शौक होता है कि जाके डंबल मारे, जिम कर, क्यों करना है, पढ़ो चुपचाप। जब तुम स्टेबल हो जाएगा तो तुमको मौका मिलेगा। अभी तुम किसको चमका रहा है। हाँ, तुमको फिटनेस चाहिए, सुबह उठ के थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लो, सुबह उठ के थोड़ा साइकिल चला लो, कुछ स्पोर्ट्स खेलता है, इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात। क्या फ़ायदा, जिम जा रहा है, हाफ रहा वहाँ जाके क्या पढ़ेगा कि। मेरा सिंपल सा यही कहना है कि अगर कोई अभी इस स्टूडेंट लाइन में 11-12 या ड्रॉपर का बच्चा जिसका एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम देने वाला है, वो आदमी जिम जाता है, तो जिम जाने से बहुत एनर्जी ये होता है, बॉडी का बर्न होता है, ठीक है। गया जिम 2 घंटा वहाँ हाफा, घर में आके 4 घंटा हाफ रहे, अंडा उबाल रहा है, छिल रहा है, ओट्स पानी गर्म करके डाल रहा है, वही करते हुए तो तुम्हारा दिन कट रहा है, तो पढ़ कब रहा था। हम फिटनेस के अगेंस्ट नहीं है, मेरा गलत मतलब मत निकालना। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर तुमको सही में फिट रहना ही है, अगर तुम्हारा उद्देश्य ही वही है, तो डाइट सुधार लो थोड़ा बहुत, थोड़ा रोटी चावल ये सब खा लो, पराठा वराठा मत खाओ,
और सिंपल सा बात है, क्या 20 अंडा उबाल लिया है, सब पीला वाला निकाल के फेंक रहा है और वो वाइट वाला खा रहा है, उसी में ध्यान लगाओ। क्या फायदा? नहीं, सिंपल सा बात बताओ तुम लोग हमको कि तुमको अगर मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से फिट रहना तो तुम सुबह में आधा घंटा वॉक करके और थोड़ा जॉगिंग करके भी रह सकता है, खासकर इस एज में। जब कॉलेज जाएगा उस टाइम चमकाना, उस टाइम चमकाना, उस टाइम चमका के कुछ फायदा भी होगा। अभी पढ़ लो, अभी पढ़ेगा नहीं तो अभी कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। देखो देखो डायग्राम, देखो डायग्राम देखना ध्यान से, देखना क्या हो रहा है। 2-3 बार चलते रह गई। एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर क्या गैस मॉलिक्यूल्स है। ये सिस्टम के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये देखना ऊपर से नीचे गिरा, मतलब इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट गया। अगर इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटा है तो हम इसका ये मतलब नहीं निकालेंगे कि यहाँ पर इसका इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आया है। तो जैसे सपोज करो कि हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉडी है वो कुछ हाइट पे रखा हुआ था, अभी उसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी था मॉलिक्यूल्स के पास, और साथ ही साथ कुछ हाइट होने की वजह से उस सिस्टम के पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी था। जब वो सिस्टम नीचे आके गिर जाएगा तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो घटेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का बढ़ जाएगा, सेंटर ऑफ मास का बढ़ जाएगा। गैस मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। गैस मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी उसके अपने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, उसके अपने मॉलिक्यूलर मोशन और उसके अपने इससे क्या बोले थे मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन से होता है। तो मॉलिक्यूलर मोशन और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज मेरे को देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से उसका इंटरनल एनर्जी जितना पहले था एच हाइट पे उतना ही ग्राउंड पे भी रहेगा, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है उसका काइनेटिक एनर्जी नीचे आने से बढ़ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा ना कहीं, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, ग्रेविटेशनल एनर्जी घट रहा है, ठीक है, लेकिन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे कोई चेंज देखने को हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसका बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कैसा हो गया ऐसे, वाह सर क्रॉस करके वो एरोप्लेन ब्रॉड कर दो सर, आ गया। ठीक ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए। जैसे मान लो एक आइडियल गैस ले रहे, ठीक है, तो तुमको याद होगा काइनेटिक थ्योरी में पढ़ाया गया था कि देयर इज नो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द गैसेस। याद है एक पॉइंट लिखा था एजम्पशंस पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था देयर इज नो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यही लिखा हुआ था ना। तो अगर पार्टिकल्स के बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है तो यूपी 0 हुआ ना। अरे यूपी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से ही तो आ रहा था, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही तो यूपी लिख रहे थे। टोटल इंटरनल एनर्जी किसके बराबर था, यूके प्लस यूपी। तो अगर यूपी 0 हो गया तो टोटल इंटरनल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बराबर ही तो होगा, समझ रहा बात। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, किसके लिए, फॉर आइडियल गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, कि जो भी आइडियल गैस होगा देयर इज नो मॉलिक्यूलर फोर्सेज, हैंस गैस डज नॉट पॉसेस इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, thus UP equal to 0. So the internal energy of an ideal gas is just the sum of kinetic energies. तो इसका इंटरनल एनर्जी केवल किसके बराबर होगा, UP। बात समझ रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा था, 3/2 kT, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। तो ये तुमको ध्यान में रखना है और एकदम याद रखना है कि ऐसा होता है, अदरवाइज तुम क्या होगा बहुत सारा जगह पे फंस जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज तुमको बताने वाले 5 मिनट में, ध्यान से देखो। देखो तुमको हम बताए थे मोनो एटॉमिक गैस, याद है? मोनो एटॉमिक गैस तुमको पढ़ाए थे सिंगल मॉलिक्यूल, जैसे कि
हे ने अर कर जे रन। क्या वो इना मीना टीका मेरे को नहीं याद है। हे ने अर कर जे रन हम जानते। ये सब नोबल गैसेज है, ये सिंगल स्टेट में रहेगा, मोनो एटॉमिक है। तो मोनो एटॉमिक में तुमको बताया था कि मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शन में ऑसिलेट जा सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये एक्स वाई जेड जो था ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रहा था। क्या दे रहा था? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, क्योंकि जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, जिसमें आई का वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगा। आई का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। वो मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि उसका रेडियस नेग्लिजिबल है, तो आई का वैल्यू mr स्क्वायर तो नेग्लिजिबल ही होगा ना। इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये सब पढ़ा है, पहले पढ़ा है। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हो जाएगा 3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस है, तो जो इंटरनल एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम, यही था ना जी। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3, 1 2 3। रोटेशनल वाला नहीं होगा। बोलो यहाँ तक समझ आ रहा है? yes, एक चीज और तुम यहाँ ध्यान देना कि जब हम ये पढ़ा रहे थे तो उस टाइम तुमको ये भी बताए थे लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, याद है? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। और उसमें हम तुमको क्या बताए थे? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी में ये बताए थे कि जो भी टोटल एनर्जी होगा वो सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ केटी मिलेगा। नहीं याद है? जैसे मान लो कि मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। टोटल एनर्जी जो होगा वो तुम्हारा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और हर पार्ट को कितना मिलेगा? हाफ केटी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलेगा? हाफ केटी। तो अगर हम बोलेंगे कि इस मोनो एटॉमिक गैस का U जो होगा वो हो जाएगा 3 × हाफ केटी, तो तुम मानेगा? क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी जब काइनेटिक थ्योरी में पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि जो टोटल एनर्जी होगा दैट विल बी डिवाइडेड इक्वली फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। और कितना डिवाइड होगा? हाफ केटी। तो अगर हम इस मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें कितना मॉलिक्यूल है जी? एक ही मॉलिक्यूल है ना। तो इस एक मॉलिक्यूल के लिए जो हो जाएगा एनर्जी वो कितना हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी 3 ऑफ हाफ केटी, क्योंकि इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिल रहा है? हाफ केटी। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलेगा? 3 × हाफ केटी। बोलो समझ आ रहा है? अगर हम डायटोमिक लें तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा? 5 रे, 5 5 5 3 हो जाएगा ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। पढ़ा चुके, सब पढ़ा चुके हम। जैसे ये डायटोमिक है, डायटोमिक है, दो जैसे O2 डायटोमिक है, तो क्या होगा कि X में जाएगा, Y में जाएगा, Z किधर है? X, अच्छा X इधर था, X में जाएगा और Y में जाएगा, Z में जाएगा, तीनों एक्सिस में जाएगा। 3 ट्रांसलेशनल हो गया। और घूमेगा तो एक ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा, ठीक है, ऐसे वाला कंसीडर होगा। फिर एक ऐसे घूमेगा, ये भी कंसीडर होगा। लेकिन ये जो घूमेगा ये वाला ये कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटा है और एक्सिस ये है, तो ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। ये सब पहले पढ़ा चुके हैं। तो इसके पास टोटल 3 ट्रांसलेशनल हो जाएगा और 2 हो जाएगा रोटेशनल। तो 5 इसके पास रहेगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके लिए अगर हम यही U1 मॉलिक्यूल के लिखेंगे तो 5 × हाफ केटी, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि टोटल एनर्जी विल बी डिवाइडेड इक्वली इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ केटी मिलेगा। तो मोनोएटॉमिक के लिए 3 × हाफ केटी हो जाएगा, डायटोमिक के लिए 5 × हाफ केटी हो जाएगा। तो इसको जनरल फॉर्मूला अगर मेरे को लिखना है तो 1 मॉलिक्यूल, चलो ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा एक मॉलिक्यूल के लिए कितना हो गया? 1 मॉलिक्यूल के लिए हो गया ये 3/2 KT। इसको जनरल बदल देंगे लास्ट में, ठीक है, अभी ध्यान से देखते जाओ। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना हो गया? 3/2 KT। तो अगर हम इसको जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखे तो जनरल फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको क्या लिख देंगे? F डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा और बाई 2 × KT, ये हो जाएगा।
ये किसके लिए? एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम एक मोल के लिए लिखे तो एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा? Na मॉलिक्यूल होगा, Na मॉलिक्यूल होगा। तो हम यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल का लिख दिए F/2 kT। तो अगर मेरे को 1 मोल का लिखना है तो उसमें तो Na मॉलिक्यूल होगा ना, तो एक मॉलिक्यूल का जितना था उससे मल्टीप्लाई कर दो ना उसको, तो F/2 kT इंटू Na। बोलो समझ आ रहा है? और K इंटू Na R हो जाएगा। तुमको ये पढ़ाए थे हम, R/Na इक्वल टू K पढ़ाए थे ना। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से 1 मोल का आ गया F/2 RT। बोलो यहाँ तक समझ आ रहा है? अब ध्यान से देखना कि अगर 1 मोल का इतना है तो n मोल का कितना हो जाएगा इंटरनल एनर्जी? n इंटू F/2 RT, यही हो जाएगा ना। बोलो समझ आ रहा है? तो ये n इंटू F/2 RT हो गया इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल्स। बोलो समझ आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? कुछ भी, थोड़ा भी नहीं है ना? अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे 2 मिनट। देखो तो क्या निकाले हम लोग? U इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू N इंटू F/2 R इंटू T। बोलो सही है? अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रेस्पेक्ट टू, या पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दे, क्या करते? पार्शियली डिफ्रेंशिएट। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट अगर हम करें तो हम इसको लिख सकते हैं du इक्वल्स टू NFR/2 इंटू dt। तो ये स्मॉल चेंज के लिए देखा जा रहा है। अगर लार्जर चेंज लिखना तो डेल्टा U इक्वल्स टू N/F/2 R इंटू डेल्टा T। बोलो समझ आ रहा है? इसमें ये वाला जो टर्म है यही CV है। क्या ये? तो डेल्टा U इक्वल्स टू NCV। अब ये CV का वैल्यू कितना आ रहा है? FR/2। अब ये CV क्या होता है? CP क्या होता है? स्मॉल CP स्मॉल CV, इनमें क्या रिलेशन है? ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। पढ़ा दे दूसरा आदमी गाली दे, बोले डेली मेरा क्लास। हम तो भाई जितना पढ़ाने सोचे तो थोड़ा सा बचाओ बस, ठीक है ना? अगले क्लास में पढ़ लेंगे। ये हाँ, ये रुको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा U का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे आया वो भी तुमको हम बता दिए कि हम लोग चालू कहाँ से किए? काइनेटिक वो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ½ kT से चालू की, जिसमें कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में ½ kT जाएगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 इंटू ½ kT जाएगा, F डिग्री ऑफ फ्रीडम में F इंटू ½ kT जाएगा एक मॉलिक्यूल के लिए। अब हम 1 मोल के लिए निकालेंगे तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होगा तो Na से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद हम ये देखें कि हमको निकालना था n मोल के लिए, वो R रख दिए Na का वैल्यू। उसके बाद हमको निकालना था n मोल के लिए तो उसको n से गुना कर दिए तो आ गया n इंटू FRT/2। समझ गया? और वही डेल्टा U क्या हो गया? NFR डेल्टा T/2, जिसमें FR/2 को CV लिखते हैं। वो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे आगे, CP CV और दोनों में रिलेशन और कुछ क्वेश्चंस। क्लास ओवर।